नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2019 शिक्षक वर्ग 2 में पूछे गए गणित और विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। गणित और विज्ञान से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। धातु उष्मा का अच्छा चालक होता है क्योंकि तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। धातु उष्मा का अच्छा चालक है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस में जब एक वस्तु लेंस से u दूरी पर रखा हो तो उसमें v दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की फोकस दूरी f है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, u और v दोनों से कम। अगला प्रश्न है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करता है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी चली? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मान लेते हैं t समय में पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है कार, तो यहाँ चाल की जगह रख देंगे 30, दूरी आधी है तो d/2 और समय t माने हैं तो मान रख देंगे। तो 30 बराबर दूरी आधा है तो d/2 और समय है t। इसे आगे हल करने पर ये हो जाएगा t बराबर d/60। ये दो 30 से गुना हो जाएगा तो t बराबर d/60। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इस 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो आधी दूरी बचा है उसके लिए निकालेंगे तो हो जाएगा, चाल की जगह रख देंगे 25 किलोमीटर, दूरी है तो आधी दूरी है तो d/2 और समय देखिए कुल समय है 11 घंटे, और जो पहली आधी दूरी है वो t समय में पूरा किया है तो दूसरी आधी दूरी कितने समय में करेगा? 11 माइनस टी समय में। तब ये आगे हल करने पर ये हो जाएगा 11 माइनस टी इस साइड से गुना होगा तो 25 से, तो ये होगा 11 गुणित 25 करेंगे तो हो जाएगा 275 ऋण 25t बराबर d/2। ये दो इससे गुना हो जाएगा इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 550 ऋण 25 दूनी 50t बराबर d। अब यहाँ पास देखिए t का मान निकाल रहे हैं d/60 और यहाँ पास t है तो इस t की जगह रख देंगे d/60, मान रख देते हैं तो हो जाएगा 550 ऋण 50 गुणित t की जगह रखते हैं d/60 बराबर d। तो हो जाएगा एक शून्य और एक शून्य कट जाएगा, ये 6 बचा तो ये इससे गुना हो जाएगा इस साइड और ये इस d से गुना हो जाएगा तो कर देते हैं तो ये हो जाएगा 550 गुणित 6 करेंगे तो जाएगा 3300 ऋण 5d बराबर ये 6d से गुना होगा तो 6d। अब ऋण 5d है इस साइड आ जाएगा तो धन 5d हो जाएगा, मतलब 6d और 5d जोड़ेंगे तो 11d बराबर 3300। अब हो जाएगा 11 कम 11, 11 तिया 33, मतलब d बराबर 300 किलोमीटर, मतलब कार कुल 300 किलोमीटर दूरी चली है। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 300 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक प्रेरक का डीसी परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात ओम में होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 0। अगला है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ को 50 डिग्री सेल्सियस पर 9 किलोग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी ताप होगा। तो प्रश्न में दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ को 50 डिग्री सेल्सियस पर 9 किलोग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है, तो मिलाने पर क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस पर जो 9 किलोग्राम पानी है उसका तापमान घटेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ है उसका तापमान बढ़ेगा। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पर 9 किलोग्राम जो पानी है वह अपना उष्मा 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ है उसको देगा। तो दी गई उष्मा बराबर हो जाएगा ms डेल्टी। यहाँ m है द्रव्यमान, s है विशिष्ट उष्मा, डेल्टी है तापमान में अंतर। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 9 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 9000 ग्राम। मान देखिए तो यह हो जाएगा 9000 गुना s का मान पाने के लिए होता है 1, तापमान में अंतर हो जाएगा 50 ऋण t जो है परिणामी ताप है। तो आगे हल करने पर हो जाएगा 9 पंचे 45, मतलब 4,50,000 ऋण 9000 t। ये दी गई उष्मा है। अब ली गई उष्मा बराबर हो जाएगा ml प्लस ms डेल्टी। जो ml है वो गुप्त उष्मा है बर्फ के, मतलब बर्फ से पानी में बनने के लिए। तो L का मान होता है यहाँ 80 कैलोरी प्रति ग्राम। मान रख देंगे m की जगह रख देंगे 1 किलोग्राम बर्फ है मतलब 1000 ग्राम गुना L की जगह रख देंगे 80 धन m की जगह रख देंगे यहाँ पास है तो 1000 गुना s के मान पाने के लिए होता है 1 गुना t ऋण 0, ये तापमान में अंतर है। आगे हल करने पर हो जाएगा 80,000 धन 1000 t। अब ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा होगा क्योंकि दोनों को मिलाया गया है, तो मान रख देंगे तो दी गई उष्मा है 4,50,000 ऋण 9000 टी और ली गई उष्मा है 80,000 धन 1000 टी। मान रख देंगे तो हो जाएगा 80,000 धन 1000 टी बराबर 4,50,000 ऋण 9000 टी। देखिए यहाँ भी 3 शून्य है, यहाँ भी 3 शून्य, यहाँ भी 3 शून्य, यहाँ भी 3 शून्य, मतलब सबको 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 80 धन टी बराबर 450 ऋण 9 टी। अब देखिए ऋण 9 टी है इस साइड आ जाएगा तो धन 9 टी हो जाएगा और ये 80 है इस साइड चला जाएगा तो ऋण 80 हो जाएगा, तो हो जाएगा
टी धन 9t बराबर 450 ऋण 80। तो टी में 9t जोड़ेंगे तो जाएगा 10t और 450 में 80 घटाएंगे तो यहाँ पास हो गया 370। अब देखिए एक शून्य और एक शून्य कट गया तो टी बराबर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब परिणामी ताप होगा वो है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 15 5 से पूर्णतः विभाजित होता है, इस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच कैसे करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवलोकन से। अगला प्रश्न है वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा ए सी क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी है और कोण बी ए सी 90 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो मान लेते हैं ये एक वृत्त है। अब प्रश्न में दिया है वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा ए सी 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये हो गया ए बी 8 सेंटीमीटर और दूसरी जीवा है ए सी 6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में दिया है बी ए सी 90 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बी ए सी यहाँ पास ये 90 डिग्री सेल्सियस। जब ये 90 डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब ये है कि ये बी सी जो है वृत्त का व्यास है। यहाँ पास 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ कर्ण क्या है? ये बी सी है। लंब क्या है? ए बी। आधार है ए सी। तो मारक देंगे लंब मतलब 8 का वर्ग धन आधार है 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 88 64 और ये हो जाएगा 6 36। 64 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी सी का वर्ग बराबर हो जाएगा 100। वर्ग है और 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग। तो ये हो जाएगा बी सी या इस वृत्त की व्यास बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना निकाले हम? 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 3 व 4 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 180 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो प्रश्न में दिया है 3 व 4 से विभाजित होने वाली, तो 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे। 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तन है ये 4 तिया 12। प्रश्न में दिया 3 व 4 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, मतलब जो 12 से विभाजित होने वाली। तो 12 से विभाजित होने वाली क्रमागत संख्या हो जाएगा ये 12 x, दूसरी संख्या हो जाएगा 12 x धन 12 क्योंकि क्रमागत बोला है, और तीसरी संख्या हो जाएगी ये 12 x धन, इसमें फिर से 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। तो 12 x धन 24 ये जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो पहले x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा। प्रश्न में दिया है देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 180 है, तो तीनों को जोड़ देंगे किसके बराबर हो जाएगा? 180। तो ये हो जाएगा 12 x धन 12 धन 12 x धन 24 बराबर 180। तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36 x, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 बराबर कितने हैं? 180 के बराबर। अब 36 180 से माइनस कर देंगे इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 36 x ऋण 144। अब देखिए 144 को 36 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 के बराबर, क्योंकि 36 चौके होता है 144। प्रश्न में पूछा है सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? ये 12 x धन 24। x का मान निकालें यहाँ पास 4, मारक देंगे तो हो जाएगा 12 गुना 4 धन 24। तो हो जाएगा 12 चौक 48 धन 24। तो 48 धन 24 करेंगे तो किसके बराबर होगा? ये 72। इस तरह से सबसे बड़ी संख्या है 72, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है उपरोक्त आयत चित्रानुसार यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 है तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण है? देखिए इस साइड जो है वो छात्रों की संख्या है और ये इस साइड है छात्रों के प्राप्तांक, और उत्तीर्णांक है 30। तो देखिए कुल छात्र हो जाएगा ये 8 धन 20 धन 28 धन 16 धन 8 धन 4। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84 के बराबर। और अनुत्तीर्ण छात्र कितना है? जो 30 से कम है, तो 30 से कम कितना है? ये 8 20 और 28। तो 8 और 20 28 और 28 28 56। तो अनुत्तीर्ण छात्र है 56 और कुल छात्र है 84। और प्रश्न पूछा है कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण है? तो कुल छात्र है 84, अनुत्तीर्ण है 56। परसेंटेज निकाल लेंगे तो हो जाएगा अनुत्तीर्ण छात्र का परसेंटेज हो जाएगा 56/84 गुना 100। तो इसे आगे हल करने पर हो जाएगा 2/3 गुना 100, मतलब ये हो जाएगा 28 दूनी 56 और 28 तिया 84। इसे इस तरह से और लिख सकते हैं आगे, ये हो जाएगा 200/3 और 200/3 को लिख सकते हैं 66 सही 2/3। इस तरह से परसेंटेज छात्र अनुत्तीर्ण है वो है ऑप्शन सी 66 सही 2/3%। अगला प्रश्न है 220 वोल्ट 100 वाट के एक बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ा गया है।
बल्ब द्वारा व्यय की गई ऊर्जा होगी। तो देखिए पावर का फार्मूला है P = V²/R। प्रश्न में दिया है 220 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब है, तो P की जगह हो जाएगा ये 100 वोल्ट दिया है 220 और हमें यहाँ R निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा V²/P। मारा देंगे R बराबर V की जगह रखेंगे 220 तो हो जाएगा 220 का वर्ग, P की जगह रखेंगे 100 वाट का बल्ब है तो 100, तो ये हो जाएगा आगे इस तरह से R बराबर वर्ग है तो हो जाएगा 220 गुणित 220/100, 1 शून्य 1 शून्य या 2 शून्य ये कट गया तो हो जाएगा 22 गुणित 22 करेंगे तो हो जाएगा R बराबर 484। अब P बराबर होता है V²/R। बल्ब को आप किससे जोड़ेंगे 110 वोल्ट के स्रोत से, तो अब यहाँ पास V की जगह रखेंगे 110, R निकाले हैं क्या 484, तो जाएगा P बराबर 110 का वर्ग बटे 484। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 110 का वर्ग मतलब 12100 बटे 484। अब 12100 को 484 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25 के बराबर, मतलब बल्ब द्वारा व्यय की गई ऊर्जा होगी 25 वाट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब। बाकी तीनों वायु में आर्द्रता, वायु का ताप और वायु की संरचना, इन तीनों से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा सीखने का कौन सा मॉडल अपनाया जाना है, यह निम्न में से किस बात से तय होता है। तो इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है NH4+, H2O, H3O+, HF एवं OH- को अम्लीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन सभी को अम्लीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर यह हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर OH-, उसके बाद हो जाएगा H2O, उसके बाद हो जाएगा NH4 का प्लस, उसके बाद HF, उसके बाद हो जाएगा H3O+। ये सभी अम्लीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग रूबेला विषाणु से होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी खसरा रोग। खसरा रोग जो है रूबेला विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है सजातीय गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र सहित निम्न में से किस अवस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पश्चावस्था फर्स्ट। अगला प्रश्न है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। तो ये एक लंबवृत्तीय बेलन है और प्रश्न में दिया है बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh प्लस 2πr का वर्ग। ये 2πr का वर्ग ये है, ये ऊपर का वृत्त जैसा दिख रहा है ये, तो यह हो जाएगा πr² और नीचे का हो जाएगा πr², इसलिए यहाँ पर जोड़ दिए हैं πr² और πr² को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2πr²। अब देखिए यहाँ पास 2πr और यहाँ पास 2πr, इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2πRh बटे 2πr को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पास बचेगा h और यहाँ पास बचेगा r का वर्ग है तो यहाँ पास बचेगा r। देखिए 2πr और ये 2πr कट गया तो बचा क्या h बटे h प्लस r बराबर 1/2। ये 2 इससे गुण हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2h बराबर h प्लस r, ये h इस साइड चला जाएगा तो माइनस h हो जाएगा और 2h में h घटाएंगे तो यहाँ पास बचेगा क्या h, तो ये हो जाएगा h बराबर r। तो कि निकल के क्या आया h बराबर r। अब प्रश्न में दिया है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr h प्लस r, यहाँ पास निकाले हैं 2πr h प्लस r। और प्रश्न में दिया है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो मार देंगे तो हो जाएगा 2πr h प्लस r बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ पास निकाले हैं h बराबर r है तो h की जगह रख देंगे हम r, तो हो जाएगा 2πr r प्लस r, तो r प्लस r करेंगे तो जाएगा 2r और 2 इससे इस 2 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4 और ये r गुणित r करेंगे तो r का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πr² बराबर 616। पाई का मान होता है 22/7, तो ये इस साइड चला जाएगा और 4 भी इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r का वर्ग बराबर 616 गुना 22/7 मतलब ये हो जाएगा 7/22, 4 इधर है तो इस साइड आएगा तो बटे 4 हो जाएगा। जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा r का वर्ग बराबर 49, 49 की 7 का वर्ग है तो इसलिए r बराबर हो जाएगा 7, तो r बराबर 7 निकल के आ गया है। और प्रश्न पूछा है बेलन का आयतन कितना होगा, तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h, r यहाँ पास निकाले हैं 7 और h बराबर r होता है, तो मारा देंगे तो हो जाएगा
पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर का वर्ग का मतलब यहाँ पास लिखा है आर बराबर 7, आर का वर्ग इसलिए 2 बार 7, और एज की जगह कितना है, एज बराबर आर है तो यहाँ पास भी 7 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 1 7 और 1 7 कट गया, तो 22 × 7 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 1078। इस तरह से बेलन का आयतन होगा 1078 घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हरित गृह प्रभाव गैसों को हरित गृह कारक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। CO2, O3, CH4, N2O, CF2, Cl2। तो इन सबको घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CF2, Cl2, O3, N2O, CH4, उसके बाद हो जाएगा CO2। अगला प्रश्न है, यदि A, B व C क्रमशः घन के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या है तो A + B + C कितना होगा। देखिए, तो ये घन है, तो प्रश्न पूछा है घन के शीर्षों, किनारों तथा फलकों, इन तीनों का योग कितना होगा। तो घन में देखिए, तो घन होता है 8 शीर्ष, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें किनारा कितना होता है 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इसमें फलक की संख्या होती है वो है 6। देखिए ऊपर में 1, नीचे में 2, बाएं साइड 3, दाएं साइड 4, पीछे 5 और ये आगे में 6। इस तरह से A + B + C बराबर हो जाएगा 8 धन 12 धन 6, 8 12 8 20 और 20 6 26, मतलब A + B + C बराबर हो जाएगा 26, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच सुस्पष्ट अवलोकनीय कितने प्रतिबिंब हो गए। जब दो समानांतर समतल दर्पण है तो उनके बीच अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इस तरह से इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन डी, अनंत। अगला प्रश्न है, रेखाओं AX ± BY ± C बराबर 0 द्वारा निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2C²/AB। अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर व 40 मीटर है और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं हैं 60 मीटर और 40 मीटर और इसका विकर्ण है 80 मीटर। प्रश्न में पूछा है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पास एक त्रिभुज बन रहा है, यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इसका दुगुना कर दें तो इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर S ऋण A, S ऋण B, S ऋण C। यहाँ S क्या है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, अगर तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो ये परिमाप हो जाएगा और उसका आधा कर देंगे तो यह जाएगा अर्ध परिमाप। तो S बराबर हो जाएगा 60 धन 40 धन 80/2, इन सबको जोड़ेंगे तो है 180, 180/2 करेंगे तो हो जाएगा S बराबर 90। तो यहाँ S की जगह रख देंगे 90, A की जगह रख देंगे 60 और B की जगह रख देंगे 40 और C की जगह रख देंगे 80। मान रख देते हैं तो यह हो जाएगा S की जगह रखेंगे 90, A की जगह रखेंगे 60, B की जगह रख देंगे 40, C की जगह रख देंगे 80। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 में 60 घटाएंगे तो यहाँ पास बचेगा 30, 90 में 40 घटाएंगे तो यहाँ पास बचेगा 50 और 90 में 80 घटाएंगे तो यहाँ पास बचेगा 10। तो ये हो जाएगा 90 × 30 × 50 × 10, इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 1 3 5 1 2 3 4 शून्य, क्योंकि 1 2 3 4 शून्य है तो हो जाएगा, और 9 3 27, 27 पंचे 135 होता है, इसलिए 13,50,000 यहाँ पास आएगा वर्गमूल के अंदर में। तो इसी तरह से और लिख सकते हैं 300 वर्गमूल के 15 के रूप में। अब प्रश्न पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया है, इसका कितना 300 वर्गमूल 15। अब इसका दुगुना कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 × 300 वर्गमूल 15, तो हो जाएगा 600 वर्गमूल 15। इस तरह से इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन ए 600 वर्गमूल के अंदर 15 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बचत प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। 105 डिग्री किराए में, 45 डिग्री विविध, 80 डिग्री बचत में, 65 डिग्री शिक्षा में और 70 डिग्री भोजन में। शिक्षा में व्यय व किराया में व्यय का अंतर बचत से कितना कम है। तो देखिए शिक्षा में व्यय कितना है इसका 65 डिग्री और किराया में व्यय कितना है इसका 105 डिग्री, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। शिक्षा में व्यय और किराया में व्यय का अंतर हो जाएगा 105 डिग्री - 65 डिग्री, इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर। अब देखिए
ये पूरा है 360 डिग्री, और 360 डिग्री मतलब ये 18,000 के बराबर, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बराबर 18,000। तो 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 18,000 गुणित 40 बटे 360। ये एक शून्य कट गया, यह 18 का 18, 18 दूनी 36, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 40 डिग्री बराबर 2000 के बराबर। अब देखिए इसका बचत कितना है, 80 डिग्री। तो बचत कितना है, 80 डिग्री। जब 40 डिग्री बराबर 2000 है तो 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 4000 के बराबर, तो इसलिए 80 डिग्री बराबर 4000। अब प्रश्न पूछा है शिक्षा में व्यय व किराया में व्यय का अंतर बचत से कितना कम है। देखिए शिक्षा में व किराया में व्यय का अंतर कितना है, 2000, और बचत कितना है, 4000। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4000 ऋण 2000 करेंगे, इसलिए दोनों का अंतर हो जाएगा 4000 ऋण 2000 बराबर 2000 के बराबर। इस तरह से इसका संयुक्त उत्तर है ऑप्शन बी 2000। अगला प्रश्न है कोई वस्तु 20% लाभ पर ए रुपये में बेच दी जाती है, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला के पूछ देगा है, तो इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी 100A बटे 100 धन बी। अगला प्रश्न है 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या है। तो ए की घात एम एन को हम लिख सकते हैं ए की घात एम एन के रूप में। तो इन सबको इसी रूप में लिखेंगे ताकि हमें 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 इसमें बड़ी कौन है वो आसानी से पता चल सके। तो देखिए ये दिया है 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20, तो इसे इस रूप में लिखना है। तो ये लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 50 को लिख सकते हैं 2 की घात 5 की घात 10 के रूप में। इसी तरह से 3 की घात 40 को लिख सकते हैं 3 की घात 4 की घात 10 के रूप में। 4 की घात 30 को लिख सकते हैं 4 की घात 3 की घात 10 के रूप में, और 5 की घात 20 को लिख सकते हैं 5 की घात 2 की घात 10 के रूप में। अब देखिए सब में घात कॉमन हो गया, इसमें भी 10 है घात, यहाँ पास भी 10 है, यहाँ पास भी 10 है, यहाँ पास भी 10 है। 2 की घात 5 मतलब ये हो जाएगा 32, 3 की घात 4 मतलब 81, 4 की घात 3 मतलब 64 और 5 की घात 2 मतलब 25। अब देखिए सब में घात बराबर है, यहाँ पास भी घात 10 है, यहाँ पास भी घात 10 है, यहाँ पास घात 10 है, यहाँ पास घात 10 है। अब देखिए आधार को देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो देखिए इन चारों में 81 है वो बड़ी है, और 81 की घात 10 मतलब ये 3 की घात 40। इस तरह से 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20, इन सब में बड़ी संख्या है वो है 3 की घात 40। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3 की घात 40। अगला प्रश्न है ए, बी और सी के वार्षिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 900 रुपये अधिक है तो सी का मासिक वेतन है। प्रश्न में दिया है ए, बी और सी के वार्षिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। तो ये हो जाएगा ए बराबर 2x, बी बराबर 3x और सी बराबर 5x। प्रश्न में दिया है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 900 रुपये अधिक है, तो ये हो जाएगा सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 900 रुपये अधिक है। अब सी की जगह रख देंगे 5x और ए की जगह रख देंगे 2x, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 2x धन 900। ये 2x इस साइड चल जाएगा, हो जाएगा तो ऋण 2x, और ये हो जाएगा 5x में 2x घटाएंगे तो 3x बराबर 900, हो जाएगा 3 कम 3 और यह हो जाएगा 3 3 9, मतलब x बराबर 300 रुपया। प्रश्न में पूछा है सी का मासिक वेतन कितना होगा, तो सी का कितना है 5x, तो यहाँ पर रख देंगे x की जगह 300, तो ये हो जाएगा 5 गुना 300 मतलब हो जाएगा 5 या 15, तो ये हो जाएगा 1500 के बराबर। इस तरह से सी का मासिक वेतन है 1500 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न के मध्य कौन सुमेलित नहीं है। ए, एरोमेटिक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कैंसर कारक, बी फुल्लिरीन एलिफेटिक प्रवृत्ति, सी दिया है एंटीनॉक यौगिक, बीटीएक्स फॉसिल फ्यूल वाटर गैस, और एलपीजी में सर्वाधिक प्रतिशत प्रोपेन। तो इस वाले प्रश्न को विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है एक झील में प्राणी प्लवक कौन से पोषण स्तर पर पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्वितीय। अगला है एक कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को कहते हैं, सही उत्तर ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। अगला है एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर किस बात पर होता है, तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो पाए। अगला है दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, यह प्रतिकर्षण किस कारण से है, तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी या तो चुंबकीय बल या स्थूल वैद्युत बल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।